जो नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी आक्रामक रूप से प्रचार किया, जो शायद वो हर चुनाव में करते हैं। अपने आप को विक्टिम के रूप में प्रस्तुत किया, बजरंगबली का नारा उन्होंने दिया, जय बजरंगबली हर रैली में वो बोलते थे। तो उनके लिहाज से अगर हम इन चुनावों के नतीजों को देखें, तो कैसे हम देख सकते हैं? क्या उनके लिए देखिए, करारी गुजरात शिकस्त है? को छोड़कर कमल, गुजरात को छोड़कर जितने भी गैर हिंदी भाषी प्रदेश हैं, वहां नरेंद्र मोदी एक नेता के रूप में सफल नहीं है। उन्होंने बंगाल में भी बहुत चुनाव प्रचार किया था, भाजपा वहां बुरी तरीके से हार गई। बस वहां पर अपनी चेहरा बचाने के लिए वो कहने लगे कि हमारी इतनी कम सीटें थी, लेकिन हम प्रमुख विपक्ष की पार्टी के रूप में उभर आए। ये तो केवल तर्क कहने के लिए दिया जा सकने वाला तर्क था, लेकिन वहां पे जो उनकी दावेदारी थी वो बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारे। उड़ीसा में भी उनके भाषणों का कोई असर नहीं होता, और कर्नाटक ने तो दिखा दिया है कि नरेंद्र मोदी की मीटिंग में नियोजन पूर्वक बहुत से लोग लाए जा सकते हैं वहां पर, लेकिन उनकी बातों का लोगों को कोई असर नहीं होता। उन्होंने जय बजरंगबली के भी नारे लगाए। उन्होंने जनता से भी कहा कि मेरा अपमान किया गया, मुझे 91 गालियां दी गई। जनता ने कहा ठीक है, अपमान किया गया, हमें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी प्रतिष्ठा को वहां पर दांव पे लगाया। उनकी किसी भी बात को जनता ने प्राथमिकता नहीं दी। अगर नरेंद्र मोदी द्वारा की गई रैलियों और राहुल गांधी द्वारा की गई रैलियों और रोड शो की तुलना करें, उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा, तो राहुल गांधी की रैलियों और रोड शो का स्ट्राइक रेट 70% से ज्यादा है, और नरेंद्र मोदी का 40% के आसपास है। फिर से 40% आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी की बातों का कर्नाटक की जनता पर कोई असर नहीं हुआ। और अगर नरेंद्र मोदी और कर्नाटक की राजनीति के इतिहास को देखें, तो आप पाएंगे नरेंद्र मोदी कभी भी कर्नाटक की जनता को प्रभावित नहीं कर पाए। जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे 2013 में, तब भी भाजपा बुरी तरह वहां चुनाव हार गई थी। उसके बाद दोबारा चुनाव हुआ, उसमें भी भाजपा पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई, और फिर कांग्रेस और कुमारस्वामी ने मिलकर सरकार बना ली थी। तो ये दक्षिण भारत में नरेंद्र मोदी कामयाब नहीं है। किसी भी गैर हिंदी भाषी इलाके में नरेंद्र मोदी के भाषण वो असर नहीं डालते जो कि हिंदी भाषी इलाके में असर डालते हैं। हालांकि कुछ ऐसे इलाके उत्तर भारत में भी हैं जहां नरेंद्र मोदी के भाषणों का असर नहीं होता। जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के भाषणों का असर नहीं होता। 2 चुनावों में उनके भाषण बेअसर साबित हो चुके हैं, मुझे यकीन है कि तीसरे चुनाव में भी उनके भाषण बेअसर होंगे। तो इससे एक और बात निकलती है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, कि हम लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी से तुलना करते हुए कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक अखिल भारतीय नेता है। नरेंद्र मोदी दरअसल अखिल भारतीय नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत के नेता है, और पूर्वी भारत में भी कुछ उनकी पकड़ है, लेकिन वो दक्षिण भारत के नेता नहीं है। वो उस इलाके के नेता नहीं है जो कि गैर हिंदी भाषी इलाका है। कर्नाटक के चुनाव में एक ऐसी घटना भी हुई कि जब वो एक भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने अपनी बात कही और दूसरे माइक पर एक कन्नड़ भाषी कार्यकर्ता उनकी भाषण का अनुवाद कर रहा था। तो उन्होंने थोड़ी सी बात कही और उस कार्यकर्ता ने बहुत देर तक उसका अनुवाद करना जारी रखा। नरेंद्र मोदी चिढ़ गए और वो पीठ करके खड़े हो गए वहां पर। तो इस तरह की बहुत सारी, एक व्हाट्सएप पे ये भी खबर आई थी, मुझे नहीं पता इसकी पुष्टि हुई है कि नहीं हुई, ये भी खबर आई थी कि उनकी रैली के बाद में कुछ जो श्रोता थे उन्होंने एक धरना दे दिया भाजपा के खिलाफ, क्योंकि हमें 200 रुपए 500 रुपए का वादा किया गया था, लेकिन हमें केवल 200 रुपए दिए गए। मुझे नहीं पता ये खबर सही है कि नहीं सही है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्ववादी नेतृत्व जो है, वो गैर हिंदी भाषी इलाकों में तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो भाषाई समस्या है, वो सांस्कृतिक समस्या है, वो राजनीतिक समस्या है। कर्नाटक में इतने दिनों से भाजपा की मौजूदगी है, आज तक वो कर्नाटक के समाज का मिजाज नहीं समझ पाए। वो सोचते रहे कि यहां पर कोई एक हिंदू ध्रुवीकरण हो जाएगा। मुस्लिम ध्रुवीकरण तो हो गया, उसकी प्रतिक्रिया में कोई हिंदू ध्रुवीकरण नहीं हुआ, और उन्हें डर इस बात का था कि कहीं उनके खिलाफ हिंदू ध्रुवीकरण ना हो जाए। जब लिंगायत लॉबी ने भाजपा आलाकमान पर दबाव डाला किसी लिंगायत चेहरे को मुख्यमंत्री घोषित किया जाए, तो अमित शाह को यह कहना पड़ा कि अगर हमने लिंगायत चेहरा घोषित कर दिया तो हमारे खिलाफ गैर लिंगायत एकजुट हो जाएंगे। तो गैर लिंगायत कौन है? तो सारे हिंदू हैं। तो वहां तो भाजपा कुछ और ही किसी और ही चुनौती का सामना कर रही थी। जी, जो जनता दल सेकुलर है, उसकी जो शक्ति में कमी आई, उसका कारण क्या कहा जा सकता है, और उससे लाभ किसको हुआ? कांग्रेस को? उसका कारण बहुत स्पष्ट है कमल, उसका कारण बहुत स्पष्ट है। देवगौड़ा 90 साल के हो गए हैं, और राजनीतिक जीवन के लिहाज से उनकी ये आखिरी पारी है। उनके परिवार का ही पूरी पार्टी के ऊपर कब्जा है।
इसलिए कई नेता इसके विरोध में पार्टी छोड़ के भी जा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि उनके घर के अंदर बहुत नेतृत्व को लेकर मतभेद हैं। तीसरी बात यह है कि अपने आप को लगातार किंग मेकर बनाने वाली ये जो बताने वाली जो प्रवृत्ति है, ये आपकी पूरी राजनीति को एक घटिया किस्म की अवसरवादी राजनीति में बदल देती है। आप चुनाव से पहले कहने लगते हैं कि हम उसके साथ जाएंगे जो हमारी सारी शर्तें पूरी करेगा, यानी आप सोचते हैं 25 से 30 सीटें जीत जाएंगे, फिर आप लगातार एक त्रिशंकु विधानसभा की कल्पना करते हैं और आपकी रणनीति भी वही हो जाती है। यानी आप अस्थिर राजनीति के अंदर अपने लिए मौका तलाशते हैं, आप स्थिर राजनीति देने की योग्यता खो बैठते हैं, वो क्षमता खो बैठते हैं। तो ऐसी पार्टियां एक लंबे अरसे तक टिकी रहती हैं, अपनी ताकत से ज्यादा आगे बढ़कर सौदेबाजी करती हैं और कभी-कभी फायदा भी उठाती हैं, लेकिन अंततः उनका बहुत बुरी तरह पराभव होता है और वो विनाश की तरफ चल पड़ती हैं। जनता दल सेकुलर आजकल उसी मोड में है। जनता दल सेकुलर एक ढलान से उतर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? उनका सारा वोट भाजपा में चला गया था। इस चुनाव भाजपा को लाभ उन्होंने दिया था। इस विधानसभा चुनाव में उनका जो वोट का वोट है बड़े पैमाने पर कांग्रेस को मिला है। अब उनके पास है क्या? मुसलमान वोट तो है नहीं, उसने वोट नहीं दिया। वोकिले का जिस समुदाय से देवगौड़ा परिवार खुद आता है, उसके भी बड़े हिस्से ने उनको वोट नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि उसके पास दरअसल अब कुछ नहीं बचा है। जी।